तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चैप्टर 1 का पहला चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसी तरह हम लोग सारा साइंस ख़त्म कर लेंगे, हम लोग सारा मैथ का ख़त्म कर लेंगे। रिवीजन के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका नोट्स आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। और इसमें आपको याद क्या रखना है ना कि या इसमें आपका टोटल एनसीईआरटी बातें सारे इंक्लूडेड होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तभी तो फ़िलहाल हम वन शॉट करा रहे हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन, और इसके बाद जो होगा वो आपका मॉडल पेपर डिस्कस होगा। चलिए, अगर पसंद आएगा तो देखिएगा, नहीं तो फिर क्या ही देखिएगा, बेकार का टाइम अपना वेस्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर का नाम लिख लेते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए चैप्टर जो है ना, इसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम लोग के सामने बहुत सारा सिचुएशन रखा जा सकता है। जैसे कि सपोज कीजिए हम आपको बोल दें कि आप घर में जो मिल्क को रखते हो, गर्मी के दिन में अगर उसे आप गर्म नहीं करोगे तो वो ख़राब हो जाता है। तो पहला तो आपको सिचुएशन ये बोल रहा है कि जब आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे रख देते हो गर्मी के दिन में, तो आपको इनिशियल नेचर कुछ और देखने को मिलता है और ख़राब होने के बाद कुछ अलग टाइप का ही एहसास होता है। पहले हो सकता है मीठा लग रहा हो, ख़राब होने के बाद कुछ और सा टेस्ट देने लगे, या पहले महक अलग जैसा रहा था मिल्क, अब बाद में अलग जैसा महकने लगे, ये हो सकता है। या फिर अगर हम बोलें कि लोहा का आपके पास कोई तवा है, आयरन का कोई तवा है या पैन है, जो भी आप समझ लो, उसको आप ऐसे ही एटमॉस्फेयर के मतलब बाहर में ही छोड़ दो, वहाँ पे आपका बरसात पानी जो भी आने वाला है सब आएगा। उसके बाद आप देखना कि जितना पहले ताकतवर था तवा, क्या उतना ताकतवर रहता है? नहीं। मतलब इसका जो पहले नेचर रहा होगा तवा का, बाद में कुछ और ही नेचर हो गया होगा। तीसरा और एग्जांपल आपको देता है कि जो हम लोग ग्रेप्स देखते हैं, ग्रेप्स जब सड़ जाता है तो इनिशियल में जिस तरह का टेस्ट रहता होगा, क्या उस तरह का टेस्ट बाद में भी रहता होगा? नहीं। ग्रेप्स आर फर्मेंटेड। जब ग्रेप सड़ जाता है तो उसके बाद उस समय का बात कर रहे हैं। या फिर जो हम लोग खाना पकाते हैं, खाना पकाने से पहले का कहानी कुछ और ही रहता है और खाना पकाने के बाद कुछ और ही रहता है। हो सकता है उसका शेप में भी चेंजेज आ जाता है, उस टेस्ट में भी चेंज आ जाता है, और भी बहुत सारा चेंज आ जाता है। इन सारे सिचुएशन में हम एक बात तो गौर कर पा रहे हैं कि ये जो नेचर था ना, और आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ये जो पहले वाला द नेचर और जो आइडेंटिटी है, the nature and the identity of initial substance have changed. Substance has changed. बेशक सा बात है, बोल तो सकते हैं इसको। जो पहले नेचर रहा होगा वो अब तो नहीं है, अब तो चेंज हो गया है वो, ठीक है। और इसी चेंज को हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे केमिकल चेंज का। इसी चेंज को हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे केमिकल चेंज का। तो अब आपका एनसीईआरटी कुछ ऐसे स्टार्ट करता है, वो आपको सबसे पहले बोलता है कि आप एक एक्टिविटी कर लो, और ये एक्टिविटी जो हम लोग कभी डिस्कस करने वाले हैं, ये है आपका एक्टिविटी 1.1। इसमें एनसीईआरटी क्या करता है, वो बोलता है कि आप मैग्नीशियम का नाम सुने हो। मैग्नीशियम एक्चुअल में एक मेटल होता है, ठीक है। मैग्नीशियम जिसको हम लोग डिनोट करते हैं Mg से, ये एक मेटल है। बोलता है इसको आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओ। तो जब आप जलाओगे तो होगा क्या, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए इससे क्वेश्चन पूछता है, तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि ये रहा मैग्नीशियम का स्ट्रिप, और यहाँ पे हमने लगा दी आग, यहाँ पे लगा दिया हमने आग। जब ये जल रहा होगा तो बहुत डेजलिंग फ्लेम के साथ जल रहा होगा, एकदम वाइट सा, एकदम पूरा एकदम चारों तरफ वाइट वाइट सा एकदम रोशनी फैला देता है। जैसा नहीं होता है फायर क्रैकर जब चलाते हैं हम लोग फुलझड़ी, तो किस तरह एकदम चारों तरफ रोशनी हो जाता है। अगर आप उसको देखते रहो तो आपको अचानक से थोड़ा धुंधला धुंधला सा एहसास होने लगता है। तो वही बोल रहा है आपको कि जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि मैग्नीशियम को आप लोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाओगे तो फिर वो बन जाएगा MgO, जिसका नाम हम लोग रखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड।
ऊपर में लिखा ही है मैंने MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस बारे में और इसमें और क्या क्या याद रखना है इस वाले एक्टिविटी में, देखिए होता क्या है, जब आप मैग्नीशियम को जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो होगा नहीं ऐसे ही डायरेक्ट चल जाए, क्योंकि आपने मैग्नीशियम कहाँ रखा था, होगा कहीं पर भी रखा हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे उसके सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन था उसके संपर्क में आते रहा होगा। जैसे कांटेक्ट में आता है ना, तो अगर ये रहा मैग्नीशियम तो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव सा लेयर चढ़ जाता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव सा लेयर चढ़ जाता है। मान लीजिए ये लेयर हमने चढ़ा दिया, अब ये लेयर उसको फर्दर ऑक्सीडेशन होने से या फिर फर्दर रिएक्ट करने से बचाता है। तो हमको अगर ये वाला रिएक्शन कराना है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ, तो हमको वो वाला लेयर को भी हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सैंड पेपर लेते हैं और सैंड पेपर से उसको रब करते हैं, ताकि ये वाला जो है सरफेस जो मैं रेड से कलर से मार्क कर रहा हूँ ये वाला रिमूव हो जाए और जो पहले आपका मैग्नीशियम था वो बचे। तो सबसे पहले तो ये पूछ सकता है आपसे सैंड पेपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं और क्या ये पहले जैसा रिएक्ट नहीं करेगा, बिना सैंड पेपर से रगड़े नहीं करेगा, मतलब हम लोग को सैंड पेपर से रब उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए आगे, यहाँ पे आपको क्या क्या बातें को ध्यान में रखना है। पहला कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने के बाद यहाँ पे डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है। और फिर आपका एक ऑक्साइड जो बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे MgO, इसका ये जो ऑक्साइड है ये भी वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का ऑक्साइड होता है। ऐसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं ना कि MgO जो है उसका ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, तो आप बता देना, ये NCERT में लिखा हुआ था इसीलिए। उसके बाद आपका NCERT बोलता है चलो एक्टिविटी 1.2 की ओर चलें, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं उसी तरह। एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.2 में आपको बोलता है कि आपको लीड नाइट्रेट लेना है। सबसे पहले हम लेते हैं लीड नाइट्रेट, और लीड नाइट्रेट का कोई एक ट्यूब में ले लेना है और उसमें आपको पोटासियम आयोडाइड मिला देना है। मतलब लीड नाइट्रेट में आप पोटासियम आयोडाइड मिला दो और उसके बाद रिएक्ट कराओ और देखो क्या ऑब्ज़र्व होता है। तो इस वाले को देखते हैं करके हम लोग क्या हो रहा होगा। लीड नाइट्रेट का फार्मूला जो होता है वो होता है PbNO3 होल 2 प्लस पोटासियम आयोडाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है Ki। ठीक है, कैसे पोटासियम आई से आयोडाइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, यहाँ से जो Pb वाला पार्ट है और यहाँ से I वाला पार्ट है वो आपस में रिएक्ट, यानी कि PbI2 बन जाता है, और यहाँ से K वाला पार्ट और NO3 वाला पार्ट आपस में जुड़ करके KNO3 बन जाता है। यहाँ जो PbI2 है, ये जो मैंने PbI2 लिखा इसको बोलते हैं हम लोग, Pb से याद रखिएगा लीड, I से याद रखते हैं हम लोग आयोडाइड, और KNO3 का हम लोग बोल सकते हैं पोटासियम नाइट्रेट, क्योंकि K से होता है पोटासियम और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट। ये जो PbI2 है ये आपका होता है येलो कलर का PPT। अब येलो कलर का PPT का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए एक बीकर लिया मैंने और इस बीकर में मैंने पहले डाल दिया ये वाला PbNO3 का होल 2 और उसमें मैंने डाल दिया रेड कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ Ki। जब दोनों को रिएक्ट किया तो थोड़ी देर के बाद मुझे बीकर में कुछ बदलाव देखने को मिला। बीकर तो वैसे सही सलामत था, लेकिन यहाँ पे कुछ वाइट वाइट सा सॉलिड सा सब्सटेंस बैठ गया। जैसे कि आप मान लो कि एक गिलास में थोड़ा सा मिट्टी डाल दो तो मिट्टी नीचे जाके बैठ नहीं जाता है, वैसे ही यहाँ पे कुछ पीला पीला सा सब्सटेंस बैठ गया। वो पीला पीला सब्सटेंस और कुछ नहीं था, PbI2 था, लीड आयोडाइड। और क्योंकि ये एक सॉलिड सा सब्सटेंस है तो इसका एक अलग सा नाम होना चाहिए। इस अलग से नाम को हम लोग बोलते हैं प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब ही होता है जो बच जाता है, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रिसिपिटेट। तो ये वाला रिएक्शन को हम लोग प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी 2 हो गया जो कि आपको NCERT ने बताया। अब उसके बाद आपको एक्टिविटी 1.3 की ओर बताता है, तो चलिए एक्टिविटी 1.3 क्या कहता है वो भी हम लोग देख ही लें। एक्टिविटी 1.3 में आपको बोलता है कि आपको जिंक लेकर के आना है, जिंक ग्रेनुअल्स लेकर के आना है। जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब क्या होता है, जो जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा होता है, मान लो ये एक जिंक का पूरा बड़ा मेटल का, अब इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ेंगे तो हो सकता है इतना छोटा छोटा टुकड़ा बन जाए। इसके लिए बोलेंगे कि इस वाले को जिंक ग्रेन्यूल्स बोल लो आप, इस वाले को आप क्या बोल सकते हो, जिंक ग्रेन्यूल्स। और इसको आपको मिलाना है एसिड में,
मतलब जिंक ग्रेनुअल्स को मिलाना है आपको एसिड में। और एसिड का मतलब है या तो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl के साथ मिला सकते हो, या फिर H2SO4 हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला सकते हो। ठीक है, अब उनके बाद देखना है कि आप हो क्या रहे हैं। तो चलिए हम जब दोनों का रिएक्शन करा करके देखेंगे तो क्या होगा। जिंक ग्रेनुअल्स को हम लोग Zn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला दफ़ा अगर हम HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे से ZnCl को लेकर के एक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा जो कि होगा ZnCl2, और यहाँ पे H जो है वो H2 गैस बन करके उड़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग Zn का रिएक्शन HCl के साथ ना करा करके H2SO4 के साथ कराएं तो वहाँ बन जाएगा ZnSO4। यहाँ से Zn और यहाँ से SO4 आपस में रिएक्ट कर जाएगा और H2 यहाँ से गैस बन जाएगा। जैसे मान लो इसको किसी न किसी कंटेनर में या किसी न किसी डब्बे में आप करा रहे होगे, चलो ये बीकर के अंदर आप करा रहे थे इस रिएक्शन को, तो होगा क्या, आप थोड़ी देर के बाद जब इसको छू करके देखोगे, ये रिएक्शन जब चल रहा होगा तो आपको ये कंटेनर थोड़ा गर्म होता हुआ दिखेगा। तो ये सब ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो, ये अगर आपके पास ये सारा सामग्री है और आप इसे परफॉर्म कर रहे होगे खुद ब खुद तो। ठीक है, तो इन सारे एक्टिविटी को करने के बाद आपको एक दो बात ध्यान में रखना है। जैसे कि हम आपसे पूछते हैं, मान लो कि कभी भी केमिकल चेंज हुआ हो तो आपको कैसे पता चलेगा। हम मान लें केमिकल चेंज हुआ, चेंजेस का तो मतलब हमको ये पता है कि बदलाव है, बदलाव, ठीक है। लेकिन चेंजेस हम कैसे पता करें कि केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंज पता करने के लिए आपके पास कुछ कुछ नियम होता है, या फिर बोल सकते हैं कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन होता है, जो कि अभी हम लोग ने देखा। अभी तक में हम लोग जितना भी चीज़ देख रहे थे, जितना भी एक्टिविटी, सारा एक एग्जाम्पल था आपका केमिकल चेंज का। कभी आपका अभी जो आखिरी बार जो लास्ट में हम लोग देखा छू करके कि टेम्परेचर बढ़ जा रहा है बीकर का, और फिर पोटासियम आयोडाइड बन रहा था जिसका येलो कलर का PPT बन रहा था। ये सारा केमिकल चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कभी भी अगर केमिकल चेंज होगा तो हो सकता है कि चेंज इन कलर में देखने को मिले, चेंज इन कलर, या फिर ऐसा हो सकता है कि चेंज इन स्टेट देखने को मिले, चेंज इन स्टेट देखने को मिले, या फिर ऐसा बोल सकते हैं गैस निकलता हुआ दिखे, रिलीज ऑफ गैस, या फिर ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर में बदलाव हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बोला कि चेंज इन कलर, एक्टिविटी 1.2 में हम लोग ने क्या करा रखा था, लीड नाइट्रेट को हम ले रहे थे और फिर उसका रिएक्शन हम करा दे रहे थे पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो जब ये रिएक्शन हुआ था तो वहाँ पे PbI2 का फॉर्मेशन हो गया था, जिसको हम लोग लीड नाइट्रेट बोल रहे, सॉरी लीड आयोडाइड बोल रहे थे, और KNO3 का फॉर्मेशन हो रहा था जिसको हम लोग लीड नाइट्रेट बोल रहे थे। यहाँ पे जो PbI2 बन रहा था इसका कलर एक्चुअल में था येलो। इनिशियल में जब हम ये दोनों रिएक्टेंट का बात करते हैं, ये दोनों का कलर एकदम कलरलेस था, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो उस समय PbI2 का कलर येलो में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब है ये वाला एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है तो हो सकता है उसमें कलर में बदलाव देखने को मिले, तो जो कि हमको इस वाले रिएक्शन में दिखा। या फिर आपको चेंज इन स्टेट भी देखने को मिल सकता है। चेंज इन स्टेट का एग्जांपल मान लीजिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करा रहे हो। हाइड्रोजन एक गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है। जब ये रिएक्ट करेगा तो आपका वाटर का फॉर्मेशन करता है जो कि एक लिक्विड होता है। आप रिएक्शन करा रहे थे गैस गैस का, लेकिन बन गया आपका लिक्विड। तो यहाँ पे आपका चेंज इन स्टेट का भी तो फॉलो हो रहा है ना, कि चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। इसका मतलब ये वाला भी आपका एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। अब मान लो आप जिंक को डाल रहे थे एसिड में, तो वहाँ पे आपने देखा था कि एक सॉल्ट बन रहा था ZnCl2 और H2 गैस बन करके उड़ जा रहा था। यहाँ पे आपका गैस बनता हुआ दिख रहा है, इस रिएक्शन में हम लोग गैस बनता हुआ देख रहे हैं। इसका मतलब अगर रिलीज ऑफ गैस हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें बता रहा होता है कि वो जो रिएक्शन है वो केमिकल चेंज है। चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है, यही वाला रिएक्शन जो अभी मैंने लिखा Zn और HCl के बीच में। तो इसमें जब आप बीकर को या फिर जिस कंटेनर में ये रिएक्शन चल रहा है वहाँ पे आप जब देखोगे तो आपको छूने के बाद पता चलेगा वो गर्म हो गया है, वो कंटेनर क्या हो चुका है, गर्म हो गया है। तो टेम्परेचर पहले ठंडा था अब गर्म हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर भी हमको दिख रहा है। मतलब कि ये वाला जो रिएक्शन है ये भी आपका केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो कहने का मतलब है केमिकल चेंज अगर हो रहा होगा तो ये चार बातें कम से कम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब मान लीजिए इतना सारा केमिकल जो चेंज हो रहा है इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। मतलब केमिकल चेंज जो होगा में हमारे चारों तरफ, केमिकल चेंज का रिप्रेजेंटेशन, केमिकल चेंज रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन
तो रिप्रेजेंटेशन करना ज़रूरी इसीलिए भी है क्योंकि मान लो कि हमको आपको बताना है तो लिख करके तो दिखाना ही होगा ना, तो कैसे ये रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए एक टर्म आ जाता है केमिकल इक्वेशन। आप एक इक्वेशन के इस्तेमाल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैथ में नहीं करते हम लोग इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे करके कुछ कर सकते हैं, वैसे ही आप केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैथ में होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या फिर 0, तो यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं ना, तो वैसे ही केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इक्वल टू को रिप्लेस कर देते हैं एरो के सिंबल से। यहाँ पे इक्वल टू का काम कर रहा है आपका एरो, और यहाँ पे जो x प्लस वाई लिखे हैं मैथ में लिखते हैं, लेकिन अगर वैसे ही यहाँ पे लिख दें तो यहाँ पे हम उस चीज़ को बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो तीर के उस साइड पे है राइट हैंड साइड है, उस साइड को में लिखने वाली चीज़ का नाम हो जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे हम ये बोलते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा है ऑक्सीजन में और ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब ये डिस्क्रिप्शन को हमको लिखना है। अगर सेंटेंस में लिखेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो शॉर्टर वे भी है, और शॉर्टर फॉर्म जो है उस वाली चीज़ को हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। कहने का मतलब है कोई भी इक्वेशन हो उसको हम लोग सेंटेंस में अगर लिखना नहीं चाहते, उससे शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उसको आप लिख सकते हैं वर्ड इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन में होता क्या है, आपको वर्ड ही लिख देना होता है। जैसे मैं बोलूँ मैग्नीशियम जला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो आप लिख दो वर्ड मैग्नीशियम। किसके प्रेजेंस में जला, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो लिख दो ऑक्सीजन। जब दोनों जला तो आप कुछ नया प्रोडक्ट बना तो एरो का इस्तेमाल करेंगे और लिख देंगे जो प्रोडक्ट बना होगा आपका। यहाँ पे बनता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे याद क्या रखना है, जो आपका एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाला चीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो आपका राइट हैंड साइड है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको भी और सिंपल लिखने का तरीका है, इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के लिए हम लोग को पता है सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं Mg, और ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सिंबल O2, एरो के लिए तो एरो ही, और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। ये तो और ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म नहीं हो गया। ठीक है, अब दो चार बातें जो ये याद रखना है कि रिएक्टेंट जो होता है आपका एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, दोनों अलग अलग रिएक्टेंट है, तो दोनों को प्लस से दिखाएं। अगर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट दिखेगा तो आपस को सेपरेट करने के लिए हम प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एरो है, एरो का हेड हम उधर पे ही लगाएंगे जिधर पे हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखाना होगा। जैसे मान लीजिए ए से अगर कोई बी नाम का चीज़ बन रहा है तो बी बन रहा है तो बी की तरफ एरो का हेड होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि बी से ए बन रहा है, इट मीन्स ये हेड रहेगा उसके तरफ। हेड जिधर है आप समझो, जिधर आपका एरो का हेड होगा उसी को आप मान लो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, उधर की ही तरफ रिएक्शन जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक होता है जो कि है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए इस टॉपिक से आपको समझना क्या है, मैं आपको बोलूं कि मान लो कि मैंने मैग्नीशियम लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, और जब मैंने उसे रिएक्ट कराया और वो MgO बन भी गया। ठीक है, आप मैग्नीशियम का वज़न मैं आपको बता दूं ये 24 होता है, और एक ऑक्सीजन का वज़न बता दूं ये होता है आपका 16। तो अगर आप रिएक्टेंट साइड मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो मैग्नीशियम 1 है मतलब 24, ऑक्सीजन 2 है मतलब एक का 16 होता है, तो 2 का हो जाएगा 16 इंटू 2। तो देखो कितना आता है वज़न, 24 प्लस 16 दूनी 32, यानी कि 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 ग्राम। सिमिलरली राइट हैंड साइड आप निकाल करके देख लो, मैग्नीशियम 1 है तो 24 लिख लो, लेकिन ऑक्सीजन 1 है तो आप 16 ही लिखोगे। देखो 6 और 4 जब दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 1 2 और 2 4, 40। आपने लिया रिएक्शन के दौरान 56 ग्राम रिएक्टेंट, लेकिन बन रहा है आपका 40 ग्राम प्रोडक्ट। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप जितना लोगे उतना ही तो बनेगा। एक नियम कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो लॉ क्या कहता है कि जब कभी भी आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन,
ना तो आपका मास बढ़ रहा होगा, ना तो मास क्रिएट होगा, ना तो मास क्रिएट होगा, ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा, ना तो मास डिस्ट्रॉय होगा। कहने का मतलब है अगर आप रिएक्शन करा रहे हो और आपका रिएक्शन में देखने को मिल रहा है कि रिएक्शन के दौरान आपका मास कम हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई जी। और ना तो ज़्यादा मास हो सकता है, ना तो आपका कम हो सकता है। बस इसी चीज़ को प्रूफ या फिर इसी चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ, मान लो कि एक मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO का फॉर्मेशन तो कर लेता है, लेकिन ये वाला रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा। या फिर बोल सकते हैं ये ऐसा तो एग्जिस्ट नहीं ना कर सकता है कि इधर पे 56 बन रहा है, इधर 40 बन रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसा सोच सकते हो कि Mg और O आपस में रिएक्ट करके MgO तो बनाया, लेकिन अगर इसके आगे पे मैं 2 लगा दूँ तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम के आगे 2 है तो मैग्नीशियम 2, और ऑक्सीजन के भी आगे 2 लगा दिया, इसका मतलब ऑक्सीजन का भी नंबर 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पे नंबर पहले से 2 है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट साइड पे आपका 2 दिख रहा है, तो क्यों ना इसके आगे भी 2 लगा दूँ। अब देख लो इसके आगे पे 2 लग गया, 2 मैग्नीशियम, वैसे ही प्रोडक्ट साइड में भी 2 मैग्नीशियम, लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन। जब ऐसा हो कि दोनों तरफ में नंबर बराबर हो जाएगा मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन या कोई भी चीज़ का, अगर नंबर बराबर हो गया तो मास तो बराबर हो ही जाएगा ना। तो बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड रहे, इसीलिए हम बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बैलेंस कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक एग्जांपल दिया है NCERT में आयरन का ऑक्साइड के साथ, तो हम लोग भी वही वाला काम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी याद रखें आप कि जो बैलेंस कर लिया हमने तो उसको तो बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे ही। जैसे कि इस वाले का नाम हम लोग रखते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन जो बैलेंस नहीं हुआ है, जैसे इससे पहले वाला जिसमें कि नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड इज डिफर फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड, सो इसको हम लोग बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और दूसरा नाम इसका है स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, अब इससे सवाल पूछ सकते हैं स्केलेटल इक्वेशन से आप क्या समझते हैं, तो बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग क्या बोल सकेंगे, स्केलेटल इक्वेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बैलेंस करने के लिए कुछ कुछ नियम, तो सबसे पहले देखिए, हाँ, हम लोग जिंक का रिएक्शन अगर कराएं, जो कि हमने करा रखा है पहले, जिंक का रिएक्शन H2SO4 के साथ अगर हम कराएं तो बन जाता है ZnSO4 और बन जाता है H2। ठीक है, ZnSO4 और बन जाता है H2। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ, आपको सिर्फ बैलेंस करने के लिए पहला बात ये याद रखना है कि रिएक्टेंट साइड पे जितना भी एलिमेंट है उसका नंबर काउंट करो, और उतना ही आपका प्रोडक्ट साइड पे होना चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर है तो बोलेंगे बैलेंस है, और अगर दोनों साइड बराबर नहीं है तो बोलेंगे अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कॉलम हम बना रहे हैं एलिमेंट का, दूसरा हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड क्या हालचाल है, और तीसरा देखेंगे हम राइट हैंड साइड क्या हालचाल है। एलिमेंट सबसे पहले हमको दिखा जिंक, दूसरा एलिमेंट हमको यहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन, तीसरा सल्फर और चौथा ऑक्सीजन। यहाँ पे जिंक का नंबर लेफ़्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन का लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ पे नंबर 2 है, राइट हैंड साइड में आपका नंबर 2 है। सल्फर का लेफ़्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन का लेफ़्ट हैंड साइड में 4 है, और सल्फर का ऑक्सीजन का राइट हैंड साइड में 4 है। तो यहाँ पे हमको LHS और RHS दोनों साइड इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब ये आपका पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, ऐसे ही पहले चेक करना है। यहाँ पे तो ये बैलेंस निकल गया, कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो कि बैलेंस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आयरन का रिएक्शन मैं पानी के साथ करा दूँ। ठीक है, Fe जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो याद रखिएगा आयरन का ऑक्साइड बनता है जिसका फार्मूला होता है Fe3O4 + H2। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी, इन सब को आप बॉक्स में बंद कर दो। बॉक्स में बंद करने से फ़ायदा ये होगा कि आप इसके फार्मूला में किसी भी तरह का आप चेंज नहीं कर पाओगे। बॉक्स के अंदर जितना भी चीज़ लिखा हुआ है इसके फार्मूले में चेंज नहीं करना है। कहने का मतलब अगर आप H2O को देख रहे हैं तो H2O ही रहेगा। अब आपको दोनों तरफ का नंबर काउंट करना है और दोनों तरफ के नंबर को बराबर करना है। अगर वो अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है,
लेकिन फार्मूला में किसी भी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। फार्मूला में किसी भी तरह का चेंज नहीं होने से मेरा मतलब ये है, मान लीजिए हाइड्रोजन है आपका H2, अब मैं इसको 4 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो आप H4 लिख दोगे, तो ये सरासर गलत होगा। H2 को अगर आप 4 बार बोलना चाह रहे हो तो आगे पे साइड पे 2 लगा दो। आप सोचोगे एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो आगे 2 लगा दिया, इसका मतलब ओवरऑल 4 हाइड्रोजन का हम बात कर रहे हैं ना। 4 हाइड्रोजन को बोलने के लिए ये सटीक तरीका है, ये वाला सटीक तरीका नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर वाला में 4 कर रहे थे तो वो आपका फार्मूला में चेंज हो जाता। अब यहाँ पे वही जैसे पहले मैंने कॉलम बनाया कि एलिमेंट का कॉलम, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम, तीसरा राइट हैंड साइड का कॉलम। एलिमेंट में सबसे पहले हमको आयरन दिख रहा है, फिर हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन का नंबर 1 है, राइट हैंड साइड में 3 है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन का नंबर 2 है और हाइड्रोजन का राइट हैंड साइड में आपका भी 2 है। ऑक्सीजन 1 है इस साइड पे और उस साइड पे है आपका 4। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा बिगड़ा हुआ या फिर सबसे ज़्यादा अनबैलेंस्ड कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, आयरन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो आप देखोगे ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 है लेकिन राइट हैंड साइड में 4 है। तो क्यों ना हम लोग यहीं से स्टार्ट करें, क्यों ना हम लोग यहीं से स्टार्ट करें। हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 कर देंगे। 4 करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 तो पहले से है तो इसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब सोचो ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए, वो भी किस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऑक्सीजन आपको 4 बनाना है तो आपके पास बस एक ही उपाय है कि आप बिना फार्मूला चेंज करे वाटर के आगे पे 4 लिख दो। तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4 हो गया और राइट हैंड साइड में भी 4 हो गया। अब दूसरा आयरन या फिर हाइड्रोजन, दोनों में से किसी एक को चुन लो। जब आप देखोगे तो आयरन कितना है आपका यहाँ पे 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है, ये तो बिगड़ा हुआ है। तो क्यों ना हम आयरन के आगे पे मैं 3 लगा दूँ, आयरन के आगे पे 3 लगा दूँ। अगर यहाँ मैं 3 लगा दूँ तो ये वाला बैलेंस हो जाएगा, इधर पे भी 3 और इधर पे भी 3। बचेगा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर भी 2 और उधर भी 2। बट अभी जो मैंने यहाँ पे 4 लगाया है, 4 की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर में चेंज आ गया है। देखो पानी के आगे पे 4 लगा दिया मतलब हाइड्रोजन पहले से 2 था और बाद में आपने 4 लगा दिया। टोटल अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8। कहने का मतलब है यहाँ पे आपका अब ये 2 ना रह करके आपका हो गया है 8। अब हाइड्रोजन 8 हो गया है लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको राइट हैंड साइड में भी 8 करना चाहिए। 2 पहले से है, अब 2 में मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्यों ये 8 नहीं हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए मैं करता हूँ, कर करके दिखाता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए मैं करता हूँ। हाँ तो क्योंकि अब ये हाइड्रोजन 2 रहा नहीं, अब ये हो गया है आपका 8। अब अगर राइट हैंड साइड में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि मैंने यहाँ कर दिया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाएगा 4। अब देखो आयरन, आयरन इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये हो गया बैलेंस। अब देखो इसी को मैं फ्रेश से लिख दूँ तो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो, देखो क्या है, 3 आयरन है, इधर पे भी 3 आयरन है। 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है। हो गया ना बैलेंस, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हमने ये जो मेथड इस्तेमाल किया, इस मेथड को हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन को लिखा मैंने, इस तरह का बहुत सारा तरीका हो सकता है लिखने का, मतलब इस तरह तो बहुत सारे लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे फिजिकल स्टेट को और मेंशन कर दें तो ये इक्वेशन में 4 चांद लगा देगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग को अब ये भी करना पड़ेगा, फिजिकल स्टेट भी लिखना पड़ेगा। राइटिंग सिंबल, डायरेक्ट फिजिकल स्टेट तो नहीं ना लिख सकते। वैसे फिजिकल स्टेट का मतलब होता है मेंशन करना कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। तो हम फिजिकल स्टेट को मेंशन करेंगे सिंबल से। लेकिन कैसे, अगर आपको लिक्विड के बारे में बात करना है तो लिक्विड के लिए आप लिक्विड ना लिखो, सिर्फ एल लिख दो। अगर आपको सॉलिड लिखना है तो सॉलिड के लिए आप पूरा सॉलिड ना लिख करके सिर्फ एस से डिनोट कर सकते हो। वैसे ही एक्वस के लिए आप ए क्यू लेटर इस्तेमाल कर सकते हो। एक्वस क्या होता है, एक मिक्सचर होता है पानी में, कोई भी चीज़ का मिक्सचर पानी में अगर आप करोगे तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे हम एक्वस, ठीक है।
और अगर गैस है तो गैस के लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं जी का। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने तीन आयरन को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराया 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, और वो बन गए आपके Fe3O4, जो कि पता नहीं किस नेचर के थे, और आपका 4 मॉलिक्यूल H2 के। अब यहाँ पे अगर हम फिजिकल स्टेट भी डिनोट कर दें, फिजिकल स्टेट देखो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आयरन जब आप रिएक्ट करा रहे थे तो वो कैसा था, सॉलिड के रूप में था, गैस के रूप में था, कैसा था? तो आयरन अगर आपका स्टार्टिंग में सॉलिड था तो क्यों ना आप उसको ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओगे। पानी जब आपने स्टार्टिंग में लिया था तो वो गैस के फॉर्म में लिया था, तो उसको अगर गैस के फॉर्म में लिया था तो जी से डिनोट करो, अगर लिक्विड के फॉर्म में लेते तो उसको एल से डिनोट करते। Fe3O4 जो आपका बना, इसका नेचर अगर सॉलिड है तो एस से डिनोट करो, और H2 जो बन रहा है अगर वो गैस है तो उसको जी से रिप्रेजेंट करो। अब ये आपका फिजिकल स्टेट मेंशन करने के बाद एक परफेक्ट टाइप का इक्वेशन बन जाता है, क्योंकि आप इसमें देख कर के पता तो कर पाओगे ना कि लोहा जो है सॉलिड में रिएक्ट किया गैस के साथ, तब जा कर के ये कहानी हो पाया। इससे बहुत सारा मतलब आसानी होता है समझने के लिए। कभी कभी होता है क्या, बहुत सारे इक्वेशन को हम लोग फिजिकल स्टेट के साथ साथ और भी कुछ कुछ कंडीशन को मेंशन करते हैं, और भी कंडीशन मेंशन करते हैं से मेरा मतलब ये है, मान लीजिए कोई एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन तभी होगा जब उसको एक पार्टिकुलर टेम्परेचर दिया जाएगा, या फिर कुछ कैटलिस्ट दिया जाएगा, या फिर कुछ एक प्रेशर दिया जाएगा। तो उस प्रेशर को, उस टेम्परेचर को, उस कैटलिस्ट को हम लोग मेंशन करेंगे। मेरा कहने से मतलब है, अगर आप ए से बी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा 24 ATM प्रेशर, ठीक है। अब ये 24 ATM प्रेशर क्या नेसेसरी है इस पार्टिकुलर टाइप का रिएक्शन के लिए? हाँ, तो इसको आप मेंशन करोगे कि नहीं करोगे? तो आप एरो के ऊपर दिखाओगे, ठीक है। तो ये सब जो कंडीशन है, ये सब कंडीशन को आप या तो एरो के ऊपर या तो उसके नीचे लिख करके दिखा सकते हो। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं तो बोलूँगा जितना भी इक्वेशन है एनसीईआरटी में लिखा हुआ सब आप याद कर लो। जैसे सी ओ इनिशियल में गैस स्टेट में था, और उसका रिएक्शन आप जब हाइड्रोजन के साथ कराते हो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, तो वो आपका बन जाता है CH3OH, जो कि आपका लिक्विड होता है। अब ये रिएक्शन तभी हो पाएगा जब आप इसको कराने के लिए एक प्रेशर दोगे, और प्रेशर भी लगभग 340 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर। आप ये एरो के या तो ऊपर लिख देते या तो नीचे लिख देते, ये आपका एक कंडीशन है, ठीक है। वैसे ही दूसरा है, मान लो कि आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन तो सुने ही होगे। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में रहेगा, फिर 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लेगा। वाटर तो आपका जड़ से ले रहा होगा लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये रिएक्शन अगर आपको कराना है तो आपको ये वाला कंडीशन को फुलफ़िल करना ही होगा कि आपको सनलाइट चाहिए होगा। मान लो इस रिएक्शन के लिए हम लोग ने सनलाइट का इस्तेमाल किया, और आपको क्लोरोफिल भी चाहिए होगा। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि प्लांट जो हरा है वही प्लांट खाना बना सकता है या फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन शो कर सकता है। जब ये कंडीशन मैंने लिखा, तो कंडीशन लिखने के लिए मैंने तीर के ऊपर और नीचे का सहारा लिया। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप तीर के ऊपर या फिर नीचे कुछ स्पेशल टाइप के कंडीशन को मेंशन कर सकते हो। तो चलिए अब इस रिएक्शन को पूरा कर लेते हैं हम लोग। ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो हमारा ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, जो कि एक्वस में बनेगा, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बन जाएगा, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बन जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका रिएक्शन। अब इसमें टेम्परेचर तो सबको पता होता है, प्रेशर भी मतलब पता होता है, लेकिन कैटलिस्ट एक नया वर्ड आ जाता है। तो चलिए अब थोड़ा सा कैटलिस्ट के बारे में समझ लें, कुछ चंद लाइन, ठीक है। हम लोग कुछ कैटलिस्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो एक टर्म है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब, कैटलिस्ट एक्चुअल में एक सब्सटेंस होता है। जब मान लीजिए कोई भी रिएक्शन हमको कराना हो, मैं कराना चाहता हूँ ए से बी में बदलवाना चाहता हूँ, ए को मैं चाहता हूँ कि बी में वो बदल जाए, लेकिन ये बदलने में नखरा कर रहा है, तो मैं इसमें कुछ सब्सटेंस ऊपर से छीट दूंगा। जैसे ये सब्सटेंस ए के साथ मिलेगा तो वो उसको बी में कन्वर्ट करने में मदद करेगा। लेकिन जब मैं देखूंगा कि बी कन्वर्ट हो चुका है, बी ए पूरी तरह से बी बन गया है, तो उस समय जो मैंने सब्सटेंस डाला था वो भी मेरा बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट काम ये है कि रिएक्शन जिस नॉर्मल स्पीड से चल रहा था वो नॉर्मल स्पीड से ना चले,
ठीक है, उसको या तो वो बढ़ा दे या तो घटा दे। तो सब्सटेंस जो कि अल्टर कर देगा, सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, या तो डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर देगा, दोनों में से कुछ भी कर सकता है। एक बात और याद रखना है कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि फाइनली मैंने तो ये भी कहा ना कि वो रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो कैटलिस्ट जैसा था वैसा आ भी जाएगा। अगर पार्टिसिपेट कर ही लेता तो वो बचता भी तो नहीं ना, कंज्यूम हो ही जाता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट। अब देखिए हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे टाइप के केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो अब जो नया टॉपिक चल रहा है उसमें है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पलों को याद रखेंगे और फिर हमारा धीरे धीरे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से याद दिला दूँ, ये हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं, ज़्यादा डाटा नहीं ले रहे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो है आपका टाइप ऑफ रिएक्शन में वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक और आपका एक्टिविटी एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्टिविटी नंबर 1.4। इसमें एनसीईआरटी ये बोलता है कि आपको कुछ अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का लेकर के आना है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को मैं क्विकलाइम भी कहूँगा क्योंकि इसी का अल्टरनेट नाम होता है क्विकलाइम, याद रखिएगा। आप इसको बीकर में डाल दो, ठीक है, और धीरे धीरे उसमें आप पानी डालो। कहने का मतलब है CaO में जब पानी के कांटेक्ट में आएगा तो कुछ होगा, और वो बीकर में जो भी कुछ होने वाला है, मान लीजिए ये बीकर है, इसमें मैंने CaO को डाला और ऊपर से मैं पानी भी डाल रहा हूँ, तो और फिर बाद में आप इसको जब छू करके देखोगे तो आपको गर्म सा एहसास होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा इस दौरान, जब CaO और H2O आपस में रिएक्ट करता है तो आपका CaOH होल टू नाम का एक सब्सटेंस बनाता है जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, जिसे हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। अब देखिए CaO जो चूना था वो इनिशियल स्टेट उसका सॉलिड रहा होगा और जो पानी था वो लिक्विड रहा होगा, और जो CaOH बना है वो पानी में और सब्सटेंस का मिक्सर है, इसका मतलब उसको मैं एक्वस बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन में आप ये देखोगे कि दो रिएक्टेंट मिल करके एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि A और B जब मिल रहे हैं तो C नाम का ही चीज़ बना पा रहा है, कुछ ऐसा ही सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। और ऐसा जब कभी भी दिखे तो आप वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। इस दौरान होता क्या है, ये जो स्लैग्ड लाइन बन रहा है, स्लैग्ड लाइन बनने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है यहाँ से। तो कहने का मतलब है, मैं लिख देता हूँ, CaO और H2O जब मिल करके CaOH का होल 2 बनाया, उसी समय लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस हुआ, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ, हीट प्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, चलो, और ये तुम्हारा ये आपका सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, इसी को मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलता हूँ। अब देखिए आगे कुछ और एग्जांपल जो कि आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एनसीईआरटी में मेंशन है। तो पहला एग्जांपल, अब हम देख रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब आप कोई भी कोल को चलाते हो, कोयला को, तो आपने कार्बन, यानी कार्बन को मैं सी से दिखाता हूँ, जब वो कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो वहाँ पे बन जाता है CO2 गैस। ये भी आपका सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। जब आप पानी बनाते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराते हो और फिर जा कर के आपका H2O बनता है, तो ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सिंपल में अगर आप कहना चाहो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा तो वैसा रिएक्शन को मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहूँगा। ठीक है, अब देखो एक रिएक्शन ऐसा भी होता है, ठीक है, एक रिएक्शन ऐसा भी होता है जो रिएक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद हीट रिलीज कर दे, जो कि मैंने अभी देखा। मतलब जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट को, रिएक्शन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस के साथ साथ वहाँ पे आपका हीट एनर्जी भी रिलीज हो जाएगा, हीट एनर्जी भी रिलीज हो जाएगा। और जब हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो वैसा रिएक्शन को मैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन का नाम दूंगा,
एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब आपसे कुछ एग्जांपल एक्जोथर्मिक रिएक्शन का भी एनसीईआरटी बुक दे देता है। पहला रिएक्शन है जब आप नेचुरल गैस को जलाते हो। नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4। जब CH4 आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यहाँ पे हीट भी रिलीज होता है। क्योंकि हीट रिलीज हो रहा है इसीलिए मैं इसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रखूँगा। एक बात और भी आपको पता होना चाहिए, जो रिस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। रिस्पायरेशन इज आल्सो एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आप सोचोगे ये कैसे? देखो, रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है इसको समझना चाहिए। हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारे सेलों से मिलके बना है, और इस सेल के अंदर मान लीजिए ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके जब आपका ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके ATP वगैरह का फॉर्मेशन करता है, एक एनर्जी देता है, ठीक है, तो उसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में आपका क्योंकि एनर्जी निकलना ही एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, एनर्जी का निकलना एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहला रहा है, और रिस्पायरेशन में भी सेम यही कहानी हो रहा है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रिस्पायरेशन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और आप रिस्पायरेशन के बारे में चैप्टर 6 में और डिटेल से मैं वहाँ पे आपको बता दूँगा। ठीक है, चलिए, रिस्पायरेशन का अगर आप पूरा रिएक्शन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। उम्मीद है इसको आप याद ही कर लोगे। मान लो ग्लूकोज है C6H12O6, जो कि एक एक्वस स्टेट में है। यह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करके आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल बनाता है, और आपका एनर्जी बनाता है। और एनर्जी बनाया, इसका मतलब ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और कुछ एग्जांपल है, चलिए और लिखते हैं। तीसरा एग्जांपल, आपने कभी वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में बदलते हुए देखा है? डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। मान लीजिए कि आप आलू छीला आपने खाना बनाने के लिए, या फिर कोई भी सब्जी को छीला, तो उसका जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको आप फेंक देते हो, तो वो धीरे धीरे अपने आप को तोड़ता है। तोड़ने के दौरान होता क्या है, उसके ऊपर क्योंकि बैक्टीरिया एक्ट करता है छिलका के ऊपर, या फिर वेजिटेबल का वेस्ट पार्ट सबके ऊपर, और उसका बॉन्ड को तोड़ता है, जिसके कारण से एनर्जी निकलता है। इसीलिए हम उसको भी एक्जोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रखेंगे। अब ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला वाला पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन जो कि है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस बात को सुनिएगा ध्यान से। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में स्टार्ट करने से पहले आपको एनसीईआरटी फिर से एक एक्टिविटी कराता है, जिस एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5। इस एक्टिविटी में आपसे कहा जाता है कि आप 2 ग्राम, चलिए मैं पेज आगे बढ़ा लेता हूँ। हाँ, इस एक्टिविटी में आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है एक ड्राइंग बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, चलिए हम लोग भी ले लेते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। ठीक है, और इसको आपको हीट करना है। जब आप इसको हीट करोगे, तो चलिए हम भी हीट करते हैं। हीट करने के लिए यहाँ पे हम मेंशन दिखा देते हैं तीर के ऊपर। हीट किया हमने तो एक आपका ऑक्साइड बन जाता है Fe2O3 नाम का, और 2 गैस रिलीज होता है। एक होता है आपका SO2, और एक गैस रिलीज होता है आपका SO3। फिर से बोल रहा हूँ, जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो Fe2O3 और SO2 और SO3 नाम का गैस रिलीज होता है। अब इस बात में ध्यान क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो ये गैस रिलीज हो रहा है, यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रहा है, यहाँ पे आप सल्फ़र का एक स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। सल्फ़र का स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। जो SO3 है यहाँ पे, SO3, ये आपका बर्निंग ऑफ सल्फ़र के जैसा महक रहा होगा। अब मान लीजिए कोई भी सल्फ़र होगा, सल्फ़र जैसा भी महकता होगा वैसे ही ये भी आपका महक रहा होगा। कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें आप चित्र में देख सकते हैं कि एक लड़की चिमटा पकड़े हुए है, और वो
हीट कर रही है फेरस सल्फेट को, तो वहाँ से जो गैस निकल रहा है उसके नाक की तरफ से पास हो रहा है, तो वो आपका सल्फ़र की तरह महक रहा है, तो वो एक्चुअल में क्या है, SO3 है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा जो है आपका रिएक्शन जो कि है CaCO3, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल CaCO3। ये आपका सॉलिड था, इसको जब आपने हीट किया तो आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। कैल्शियम ऑक्साइड को तो हम क्विक लाइम कहते ही हैं, लेकिन CaCO3 को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या फिर लाइम स्टोन भी कहते हैं। ये लाइम स्टोन के बारे में एक बात यहाँ NCERT लिखता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है और क्विक लाइम, इट इज़ यूज मैनी यूजेज। पहला जो है वो मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में, यानी कि ये जो CaO मैंने बनाया इसका पहला यूज है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। जब वो सीमेंट बनता है उस समय इसका इस्तेमाल, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, CaCO3 को हीट किया और हीट करने के बाद वो अपने आप को तोड़ लिया CaO में और CO2 में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब एक रिएक्टेंट को हीट करने पे या फिर एनर्जी अप्लाई करने पे वो दो पार्ट में टूट जाता है, दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है, तो वैसा टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसी का अपोजिट चल रहा था, है कि नहीं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान क्या याद रखना है, क्योंकि ये वाला हमने तोड़ा है बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी, तो ऐसे वाले रिएक्शन को या फिर ऐसे वाले डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आपसे आप कोई पूछे कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल बताइए, तो आप बता सकते हैं CaCO3 वाला। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है या फिर एक्टिविटी आप बोल लो, एक्टिविटी जो कि NCERT आपसे कराता है, तो चलिए वो एक्टिविटी भी हम लोग करके देख लेते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.6, इस वाले एक्टिविटी में आपको बोल रहा है कि आप लीड नाइट्रेट ले लो। एक्टिविटी 1.6 में आप लीड नाइट्रेट ले लो, ठीक है, और लीड नाइट्रेट को आपको फिर से हीट करना है। और जब इस दफ़ा आप हीट करोगे तो पहला तो आपका लीड ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा, लीड नाइट्रेट से आपका लीड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपका 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा और एक ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। यहाँ जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका कलर आपका ब्राउन होगा। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि ब्राउन कलर का फ्यूम्स या ब्राउन कलर का धुआं किसको हीट करने पे निकलता है, तो ये लीड नाइट्रेट को, PbNO3 का होल 2। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती है जो कि बच्चे को याद होती नहीं है, उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हमें कैसे पता चलेगा किसका कलर कैसा होगा। ये सब तो NCERT में दिया हुआ है ना, तो आप पढ़ोगे याद करोगे तभी तो होगा। उसके बाद फिर से आपको एक रिएक्शन कराता है जो कि है आपका एक्टिविटी 1.7। एक्टिविटी 1.7 इसमें आपको बोलता है, एक्टिविटी 1.7 लिखा हुआ तो बहुत सारा चीज़ है, सिंपल मैं अगर आपसे कहूँ तो इसमें आपको बोलता है कि आप पानी को लो और उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो। जब आप पास करोगे तो पानी टूट चुकेगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। जब आप इसको बैलेंस करोगे, क्योंकि अब हमें बैलेंस करना भी आ चुका है, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो 2, क्योंकि ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 2 है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया, तो आप इसके आगे भी 4 लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो हाइड्रोजन एक्चुअल में 2 पार्ट दिख रहा होगा और ऑक्सीजन आपका 1 पार्ट दिख रहा है। तो एक्टिविटी 1.7 में ये देखना है कि H2O 1 से 2 में टूट रहा है, तो ये सबसे पहले हम इसको बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया गया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्मोलाइसिस हम लोग का बोल रहे थे जब वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे थे, और सॉरी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, जब हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे हीट का। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब
अब जो है आपके पास एक और आपका एक्टिविटी कराया गया है कि बोला जाता है कि आप एक काम करो, सिल्वर क्लोराइड लेके आओ। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जिसको हम लोग AgCl बोलते हैं, और उसको आप सनलाइट में रख दो। जब आप उसको सनलाइट में रख दोगे तो वहाँ से Ag अलग हो जाएगा और Cl2 गैस अलग हो जाएगा। ध्यान क्या रखना है, AgCl पहले आपका दिख रहा था, AgCl का जो कलर था आपका पहले था आपका वाइट कलर। ठीक है, ये आपका पहले कैसा कलर था, वाइट। लेकिन जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में आ गया तो वो सिल्वर कलर का हो गया और क्लोरीन गैस निकल गया। ऐसा ही सेम टू सेम रिएक्शन AgBr के साथ भी देखा जाता है। जब उसको आप सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वहाँ पे Ag और Br2 गैस बनता हुआ दिखता है हमें। यह याद रखना है कि इस टाइप का रिएक्शन का इस्तेमाल पहले ज़माने में ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। ठीक है, पहले ज़माने में दिस टाइप रिएक्शन यूज किया जाता था ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, फोटोग्राफी यहाँ से PHY। एक बात तो तय हो जाता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हो तो तोड़ने का आपके पास तीन एनर्जी का फॉर्म हो सकता है। या तो आप उसे हीट से तोड़ लो, या तो आप उसे इलेक्ट्रिसिटी दे करके तोड़ लो, या तो फिर आप उसे सनलाइट के प्रेजेंस में तोड़ लो। अब जैसा आप एनर्जी इस्तेमाल करोगे वैसा उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपने तोड़ा AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये भी तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक स्पेशल टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब आपका सनलाइट के प्रेजेंस में कोई चीज़ टूटता है तो उसको आप बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक और आपका यहाँ पे रिएक्शन लिखता है। ठीक है, कुछ एक्टिविटी यहाँ पे करने के लिए बोल रहे हैं। बोलता है कि आप बेरियम हाइड्रोक्साइड लेकर के आओ 2 ग्राम, उसको आप एमोनियम क्लोराइड के साथ मिक्स करो और फिर आप देखो क्या होता है। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग। बेरियम हाइड्रोक्साइड ले आते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला तो BaOH का होल 2 हो जाएगा। इसको आपको रिएक्ट कराने NH4Cl के साथ बोल रहा है, अमोनियम क्लोराइड के साथ। जब आप इसको जिस भी बीकर में करा रहे होगे, मान लो कि एक बीकर है, इसके अंदर आप ये दोनों को डालोगे। जब ये दोनों डालेंगे और फिर रिएक्ट होगा तो पता चलेगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। जब आप छू करके देखोगे तो आपको बीकर ठंडा सा एहसास होगा। इससे पहले वाला जो एक्टिविटी देख रहे थे वहाँ पे बीकर छूने पे गर्म एहसास हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे ठंडा एहसास हो रहा है। तो कहने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब ये आप रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा BaCl2 और NH4 और NH4OH। और यहाँ पे आपका हीट कम हो जाता है, हीट पहले ही यूज हो जाता है। इन दोनों का जब रिएक्शन करा रहे थे तो हीट सारा इसने यूज कर लिया और बाहर में आपका हीट छोड़ा ही नहीं, तो यहाँ पे आपका कोल्ड देखने को मिलता है। अगर ऐसा कभी भी दिखा कि रिएक्शन के दौरान हीट यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसका एग्जांपल आपके सामने ये दिया हुआ है। अब 2 टाइप का रिएक्शन और बचता है हमारे पास, 2 नहीं 3 टाइप का रिएक्शन। एक है डिस्प्लेसमेंट, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट, एक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नहीं, पहले तीसरा नंबर देखते हैं जो कि है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराने से पहले आपको कुछ चीज़ का ध्यान रखना होगा। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक सीरीज याद रखना है, KNA काशीनाथ का माली आलू जैडन जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका AG AU और PT। ये वाला एक्टिविटी सीरीज है और इस एक्टिविटी सीरीज में जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपको पता चलेगा रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। अगर मैं आपको 2 चीज़ में कंपेयर करने बोलूँ, K में और CA में, दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा है। रिएक्टिविटी से कहने का मतलब है वो ऑक्सीजन के साथ उतना ही जल्दी रिएक्ट कर जाएगा या फिर वाटर के साथ उतना ही जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। ये रिएक्टिविटी सीरीज बताने का मेरा मकसद ये है
कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक तरफ आपको ZnSO4 दिया हुआ रहे और एक तरफ K दिया हुआ रहे, तो आप यहाँ पे एक मेटल Zn दिख रहा है, एक तरफ K दिख रहा है, दोनों में रिएक्टिव कौन है? K दिख रहा है, क्योंकि K ऊपर है और Zn नीचे है। जो ज़्यादा ऊपर होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये K क्या करता है, Zn में से SO4 ले लेता है और एक K2SO4 नाम का सब्सटेंस बना देता है और Zn को अलग कर देता है। क्योंकि यहाँ पे K अपना जगह को चेंज कर दिया, या फिर मैं बोलूँ K ने जिंक का जगह को चेंज कर दिया, और जगह का चेंज करना ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये रिएक्शन आपका एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। ये रिएक्शन को आपको एक एक्टिविटी से समझाया गया है। ये एक्टिविटी में वो कर क्या रहा है, चलिए हम लोग करके देखते हैं। उसमें आपको 2 नेल लेना है, ठीक है, 2 कांटी का टुकड़ा, 2 कांटी लेना है। अब मान लो, चलिए इसको करके ही लिख के देते हैं। मान लीजिए आयरन, जिसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, जब उसको आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दोगे, ठीक है, तो आपका वो, क्योंकि आयरन और कॉपर में ज़्यादा रिएक्टिव आयरन होता है, तो वो कॉपर को उसके जगह से हटा करके खुद उसका जगह ले लेगा और FeSO4 बन जाएगा और फिर कॉपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस दौरान अगर आप इसको सोचो कि ये रहा आयरन और आपने इसे डाल दिया कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, थोड़ा देर के बाद ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अब आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका होगा और ये आयरन जो है ये आपका कॉपर में कन्वर्ट हो चुका होगा। मतलब पहले जो कलर होगा अब वो कॉपर के जैसा कलर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपके बुक में मेंशन किया गया है, तो चलिए हम लिख देते हैं, क्योंकि मैंने तो बोला कि NCERT का सारा लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रहे होंगे हम, तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल है जिंक का रिएक्शन Zn और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन। जब आप जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराते हो, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ZnSO4 का फॉर्मेशन करता है और फिर आपका कॉपर अलग हो जाता है। तीसरा नंबर जो है आपका, वो लीड का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ करता है। तो यहाँ पे Pb, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, Pb और कॉपर में पोजीशन में Pb जो है ज़्यादा ऊपर है, तो PbCl2 का फॉर्मेशन और Cu का फॉर्मेशन हो जाता है। ये सारा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। अब हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उससे पहले मैं थोड़ा पेज ऐड कर लूँ।